वेलकम स्टूडेंट्स। कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉस्ट आपका आज के इस टॉपिक में स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 8 कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉस्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। इन दिस पोस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास वी विल बी लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉस्ट। वी कंटिन्यूली provide your all economics notes about the macroeconomics and the syllabus information of the CBSE class 12, Haryana board class 12th and 11th. These economics notes in Hindi language topics covered in this article: all concept of the cost, meaning and definition of the cost, total cost, average cost, marginal cost, and the concept of cost of capital. क्लास 12th इकोनॉमिक्स नोट्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं लागत की धारणाएं, जो अब आपकी 12वीं कक्षा में कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉस्ट के नाम से चैप्टर है। इसमें हम आज पढ़ेंगे सबसे पहले लागत की धारणाएं, कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉस्ट। प्रत्येक फर्म वस्तुओं का उत्पादन करते समय उत्पादन के साधनों, भूमि, श्रम, पूंजी, कच्चे माल, मध्यवर्ती वस्तुओं का प्रयोग करती है, जिन्हें इनपुट्स या आगत कहते हैं। इन आगतों पर किए गए खर्च को उत्पादन की लागत कहा जाता है। पता लग गया होगा आपको उत्पादन लागत किसे कहते हैं। जो इनपुट्स पर खर्चा होता है उसको उस उत्पादन की लागत कहते हैं। एक फर्म अपने उत्पादन के लागत के आधार पर ही यह निर्णय लेती है कि उस वस्तु की कितनी मात्रा में पूर्ति करनी है। अर्थशास्त्र में लागत शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है: वास्तविक लागत, अवसर लागत, निहित लागत, स्पष्ट लागत, मौद्रिक लागत। यानी अनेक प्रकार की लागतें हैं, तो हम इनको एक एक को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले रियल कॉस्ट, वास्तविक लागत क्या है। अर्थशास्त्र में वास्तविक लागत की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर मार्शल ने किया था। वास्तविक लागत वह लागत है जो उत्पादन के साधनों के स्वामियों द्वारा उनकी सेवाओं की पूर्ति करने में कष्ट, दुख, परेशानी आदि के रूप में उठानी पड़ती है, उसे वास्तविक लागत कहते हैं। मार्शल के शब्दों में किसी वस्तु के उत्पादन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगे हुए विभिन्न प्रकार के श्रम तथा इसे तैयार करने में लगी पूंजी के लिए बचत करने के लिए आवश्यक उपभोग, स्थगन, प्रतीक्षाओं में निहित सभी प्रयत्न तथा त्याग मिलकर उस वस्तु की वास्तविक लागत कहलाएगी। संक्षेप में वास्तविक लागत को किसी वस्तु के उत्पादन के लिए उठाए गए कष्ट, त्याग, प्रयत्नों के रूप में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने में 8 घंटे का परिश्रम करता है, तो 8 घंटे का परिश्रम उस बर्तन की वास्तविक लागत कहलाएगी। वास्तविक लागत की धारणा भाववाचक धारणा है, इसे मापना संभव नहीं है, इसलिए वर्तमान में इस धारणा को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। अवसर लागत की धारणा लागत की आधुनिक अवधारणा है। किसी साधन की अवसर लागत से अभिप्राय दूसरे श्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में उसके मूल्य से है। इस धारणा के अनुसार जब किसी एक वस्तु के उत्पादन में साधनों का प्रयोग किया जाता है, तो अन्य वस्तुओं की उन मात्राओं का त्याग करना पड़ता है जिसके उत्पादन के लिए वे साधन सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए एक किसान खेत में गेहूं तथा चना दोनों फसल पैदा कर सकता है। यदि वह केवल गेहूं का उत्पादन करता है तो उसे चने का त्याग करना पड़ेगा। इस तरह यदि वह चने का उत्पादन करता है तो उसे गेहूं का त्याग करना पड़ेगा। यही त्याग अर्थशास्त्र में अवसर लागत कहलाता है। यदि हम संक्षेप में बात करें, अवसर लागत से अभिप्राय किसी साधन के दूसरे श्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग के अवसर का त्याग करना, अर्थात अवसर लागत अवसर का त्याग करना ही होता है। स्पष्ट लागतें अगला है आपका, थर्ड है एक्सपेंडिचर कॉस्ट। एक फर्म द्वारा किए जाने वाले वह सभी खर्चे जिनका भुगतान दूसरों को किया जाता है स्पष्ट लागतें कहलाती हैं। अन्य शब्दों में स्पष्ट लागत वह लागत है जो फर्म साधनों की सेवाओं को खरीदने या किराए पर लेने के लिए खर्च करती है। एक फर्म द्वारा दी जाने वाली मजदूरी, कच्चे माल का भुगतान, ऋणों पर दिए जाने वाला ब्याज, घिसावट पर किए जाने वाले खर्च आदि स्पष्ट लागतें कहलाती हैं। लेफ्ट नीच के शब्दों में स्पष्ट लागतें वे नकद भुगतान हैं जो फर्म के द्वारा बाह्य व्यक्तियों को उनकी सेवाओं वास्तवों के प्रयोग के लिए किए जाते हैं। इससे अगला आपका निहित लागतें, इम्प्लिसिट कॉस्ट। निहित लागतें उद्यमियों के अपने साधनों की अवसर लागत होती है। यद्यपि उद्यमियों को इसके लिए दूसरों का भुगतान नहीं करना पड़ता, परंतु इनका वैकल्पिक कार्यों में प्रयोग न कर पाने के कारण वह उद्यमियों को जो हानि उठानी पड़ती है वह निहित लागत के बराबर होती है।
एक उद्यमी अपनी पूंजी का ब्याज, अपनी भूमि का लगान, अपने श्रम की मजदूरी, उद्यम के लिए अपने कार्य के से मिलने वाले सामान्य लाभ से निहित लागतों में शामिल होते हैं। अन्य शब्दों में यह लागतें स्वयं के स्वामित्व व स्वयं के द्वारा लगाए गए साधनों की लागतें हैं। लेफ्टिनेंट के अनुसार लागतें उत्पादन में निहित लागतें स्वामी के स्वामित्व एवं स्वयं के द्वारा किए गए साधनों की लागतें होती हैं। और नेक्स्ट जो लास्ट है आपकी वह मौद्रिक लागतें, मनी कॉस्ट। किसी वस्तु का उत्पादन तथा बिक्री करने के लिए मुद्रा के रूप में जो धन खर्च करना पड़ता है उसे उस वस्तु की मौद्रिक लागत कहते हैं। मौद्रिक लागत से अभिप्राय उस खर्चे से है जो एक निश्चित मात्रा में उत्पादन करने के लिए साधनों को खरीदने या किराए पर लेने के लिए किया जाता है। अर्थशास्त्री मौद्रिक लागत में निम्नलिखित खर्चे को शामिल करते हैं: कच्चे माल की कीमत, ब्याज, लगान, मजदूरी, बिजली आदि का खर्च, गिरावट, विज्ञापन का खर्च, बीमा, पैकिंग, परिवहन पर किया जाने वाला खर्च एवं सामान्य लाभ। जे.एस. हैंसन के शब्दों में, किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों का जो समस्त मौद्रिक भुगतान करना पड़ता है उसे मौद्रिक लागत, उत्पादन लागत कहते हैं। अब अगली जो धारणा है वो है कुल लागत, औसत लागत तथा सीमांत लागत की अवधारणाएं। कॉन्सेप्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। सबसे पहले हम टोटल कॉस्ट की बात करते हैं, जिसको टीसी कह देते हैं, कुल लागत। किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए जो कुल धन खर्च करना पड़ता है उसे कुल लागत कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि 500 कापियों का उत्पादन करने के लिए कुल 2000 रुपये खर्च करना पड़ता है तो 500 कापियों की कुल लागत 2000 रुपये होगी। डोले के अनुसार उत्पादन के एक निश्चित स्तर का उत्पादन करने के लिए कुल जितने रुपये खर्च करने पड़ते हैं उनके जोड़ों को कुल लागत कहते हैं। अल्पकाल में कुल लागतें दो प्रकार की हो सकती हैं: बंदी लागतें, परिवर्तनशील लागत। कुल लागत कुल बंदी लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का जोड़ होता है, यानी टोटल कॉस्ट टीसी इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कह सकते हैं टीसी इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। बंदी या एचएल या पूरक लागतें कौन सी होती हैं? फिक्स सप्लीमेंट्री कॉस्ट से अल्पकाल में स्थिर लागतें को बंदी लागतें कहा जाता है। अन्नातौल मुराद के अनुसार बंदी लागतें वे लागतें हैं जिनके उत्पादन की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के साथ परिवर्तन नहीं होता। ये लागतें उत्पादन की मात्रा के साथ परिवर्तित नहीं होती। उत्पादन शून्य हो, अधिकतम हो, बंदी लागत स्थिर रहती है। उदाहरण के लिए कंपनी उत्पादन करने के लिए एक मशीन 50,000 रुपये प्रति माह किराए पर लेती है। यदि उत्पादन की इकाई शून्य है या अधिकतम इकाई बनाई जाए तो भी किराया 50,000 रुपये ही रहता है। इस पर उत्पादन की मात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे पूरक लागतें या प्रत्यक्ष लागतें भी कहा जाता है। बंदी लागतों को निम्नलिखित लागतों में खर्चा शामिल किया जाता है: किराया, स्थायी कर्मचारियों का वेतन, पूंजी का ब्याज, लाइसेंस फीस आदि। ये सब के सब आपको भुगतने पड़ेंगे उत्पादनकर्ता को, चाहे उत्पादन हो या ना हो या अधिकतम हो या शून्य हो। अब बंदी लागतों निम्नलिखित तालिका द्वारा स्पष्ट की जाती है। जो तालिका आपके सामने देखिए, आप 0 इकाई कर रहे हैं तो भी आपकी लागत 10 है, 1 है तो भी 10 है, 2 है तो भी 10 है। आपकी उत्पादन इकाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, मात्रा बढ़ लागत वहीं 10 रुपये जो शुरू में आपने लगा दी। तालिका से ज्ञात होता है कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन आने पर भी बंदी लागतों में कोई अंतर नहीं आता। उत्पादन की मात्रा शून्य होने पर भी बंदी लागत 10 रुपये ही बनी रहती है, और यदि उत्पादन की मात्रा बढ़कर 2, 4, 6 इकाई हो जाता है तो भी बंदी लागतें 10 ही रहती है। ये एक चित्र आपका डायग्राम है जो आप समझ सकते हैं, जिससे बंदी लागतों का देखिए। ये बंदी लागतों का है डायग्राम। चाहे आपका उत्पादन 1, 2, 3, 4, 5 से कितना भी हो, आपकी लागत 10 ही रहेगी। बहुत ईजी था, बहुत आसान सा था। रेखा चित्र OX पर उत्पादन, OY पर और X पर बंदी लागतों को दर्शाया गया है। TFC को रेखाबंदी लागतों को प्रकट कर रही है। यह रेखा OX के समांतर है। इससे स्पष्ट होता है कि लागत स्थिर है, चाहे उत्पादन शून्य हो या अधिकतम हो। इसके द्वारा जो अगला टॉपिक है वो वेरिएबल कॉस्ट का, या इसको प्राइम कॉस्ट भी कह देते हैं, या परिवर्तनशील या परिवर्तित प्रमुख लागतें भी कहते हैं। परिवर्तनशील लागत वे लागत हैं जो उत्पादन के घटते बढ़ते साधनों के लिए खर्च करनी पड़ती है। डोले के अनुसार परिवर्तनशील लागत वह लागत है जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ ही परिवर्तित हो जाती है। उत्पादन में परिवर्तन करने आने पर इन लागतों में भी परिवर्तन आ जाता है। उत्पादन कम हो तो यह लागतें कम हो जाती हैं, उत्पादन बढ़ाने पर यह लागतें बढ़ जाती हैं, उत्पादन शून्य होने पर यह लागत भी शून्य हो जाती है। इन लागतों को प्रमुख लागतें, प्रत्यक्ष लागतें, घटती बढ़ती लागतें भी कहा जाता है। अनेक नामों से इनको पुकारा जाता है।
परिवर्तनशील लागतों में निम्नलिखित खर्चों को शामिल किया जाता है: कच्चे माल पर किया जाने वाला खर्च, अस्थायी कर्मचारी की मजदूरी, चालक शक्ति जैसे बिजली का खर्च, टूट फूट आदि। परिवर्तनशील लागतों को निम्नलिखित तरीके से रेखाचित्र द्वारा दिखाया जा सकता है। आप एक देख रही हैं, देखिए जैसे उत्पादन की मात्रा 0 है तो परिवर्तनशील लागत भी 0 है। यदि उत्पादन की मात्रा 1 है तो आपकी परिवर्तनशील लागत 10 है। आगे लागत है वो आपकी प्रति इकाई घट रही है, वैसे बढ़ रही है। टोटल तो बढ़ रही है पर प्रति इकाई घट रही है। 2 पर 10 18, 3 पर 24, 4 पर 28, 5 पर 32 और 6 पर 38 है। तालिका से क्या, तो जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ रही है परिवर्तनशील लागत भी बढ़ रही है। जब शून्य थी तो परिवर्तनशील लागतें भी शून्य थी। इसके जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता गया परिवर्तनशील लागतें बढ़ती गई। तो हम इसका चित्र बनाएंगे परिवर्तनशील लागत का। देखिए ये इसका चित्र बनेगा। पहले बढ़ती दर से बढ़ता है, फिर सामान्य, फिर घटती दर से बढ़ता है। OX पर उत्पादन की मात्रा तथा OY पर परिवर्तनशील लागतें दर्शाई गई हैं। TVC परिवर्तनशील लागत वक्र है। यह वक्र ऊपर की ओर उठ रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ रही है परिवर्तनशील लागत भी बढ़ रही है। मध्य लागत और परिवर्तनशील लागतें में क्या अंतर है? इनमें निम्नलिखित अंतर हैं जो हम नीचे दिखा रहे हैं। बंदी लागतें वे लागत हैं जिनमें उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने के साथ परिवर्तन नहीं होता, जबकि परिवर्तनशील लागतों में मात्रा में परिवर्तन होने के साथ परिवर्तन हो जाता है। दूसरा, उत्पादन शून्य हो या अधिकतम हो बंदी लागतें स्थिर रहती हैं, जबकि परिवर्तनशील लागतें उत्पादन शून्य होने पर शून्य हो जाती हैं और उत्पादन बढ़ने पर ये बढ़ने लगती हैं और कम होने पर कम होने लग जाती हैं। उदाहरण है, जैसे इसका उदाहरण है किराया, स्थायी कर्मचारियों का वेतन, लाइसेंस फीस, प्लाट, मशीनरी लागत आदि। जबकि परिवर्तनशील लागतों का उदाहरण है कच्चे माल की लागत, अस्थायी कर्मचारियों का वेतन, बिजली का व्यय आदि। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि मंदी लागतें तो परिवर्तनशील लागतों का अंतर केवल अल्पकाल में ही होता है। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं, इसलिए सभी लागतें परिवर्तनशील हो जाती है, स्थिर लागतें नहीं रहती। कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉस्ट। कुल लागत, बंदी लागत और परिवर्तनशील लागतों का आपसी संबंध क्या है? अल्पकाल में उत्पादन के विभिन्न स्तरों के लिए बंदी लागतें और परिवर्तनशील लागतों का जोड़ को कुल लागत कहा जाता है। हॉलैंड के अनुसार अल्पकालीन कुल लागत बंदी लागतों और परिवर्तनशील लागतों का जोड़ है। बंदी लागत, परिवर्तनशील लागत तथा कुल लागत के संबंध में जो निम्नलिखित तालिका द्वारा रेखाचित्र दिखाया जा सकता है। एक रेखाचित्र बनाए, देखिए इसमें उत्पादन की मात्रा दी है, फिर बंदी लागत दी है, हर बार 10 है, फिर उसका परिवर्तनशील लागत दिया और इनका जोड़ है वो कुल लागत है। मेरे ख्याल में बहुत ईजी थी, आसान नहीं है तो आप कर लेंगे, बहुत आसान सी थी। ठीक है, तो तालिका में कुल उत्पादन का अनुमान बंदी लागतें और परिवर्तनशील लागतों के जोड़ द्वारा लगाया जाता है। उत्पादन की मात्रा बढ़ने के साथ साथ कुल लागतें बढ़ती जाती हैं, जबकि उत्पादन शून्य है तो कुल मात्रा भी शून्य है। इसका अभिप्राय यह है कि भले ही उत्पादन की मात्रा शून्य हो फिर भी बंदी लागतें शून्य नहीं होती। ये आपका चित्र बनाया हुआ देखिए। TVC तो शून्य हो सकती है बट TC नहीं हो सकती, क्योंकि TC और TFC के कारण शून्य नहीं होती। उसमें TC में TVC के साथ साथ TFC का भी जोड़ है। रेखा चित्र OX पर उत्पादन, OY पर लागत को प्रकट किया गया है। TFC बंदी लागत वक्र है, TVC परिवर्तनशील लागत वक्र है तथा TC कुल लागत वक्र है। कुल लागत वक्र TC और TFC और TVC का जोड़ है। कुल लागत वक्र का TC और कुल लागत वक्र TVC का अंतर समान रहता है, अतः यह अंतर बंदी लागतों के बराबर का होता है। दूसरा है आपका एवरेज कॉस्ट या औसत लागत। किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहा जाता है। फर्ग्यूसन के अनुसार कुल लागत को उत्पादन इकाई से मात्रा से भाग देने पर जो लागत आती है उसे औसत लागत कहते हैं। औसत लागत प्रति इकाई लागत का उत्पादन है। यह औसत लागत निकालनी है तो उसका फार्मूला होगा, हमारा टोटल कॉस्ट है उसका हम इकाई से भाग दे देंगे तो आ जाएगा। जैसे एक उदाहरण दी कि 5 इकाइयों कुल लागत 100 है तो प्रति इकाई लागत करना है 100 को 5 से भाग देना तो हमारा 20 रुपये आएगा। अल्पकाल में औसत लागत के घटक। अल्पकाल में औसत लागत के 2 घटक हैं, एक औसत बंदी लागत, एक औसत परिवर्तनशील लागत। औसत बंदी लागत एवरेज ऑफ द फिक्स कॉस्ट। औसत बंदी लागत प्रति इकाई बंदी लागत है। इसका अनुमान कुल बंदी इकाई को उत्पादन की मात्रा से भाग देने पर लगाया जाता है। जैसे औसत बंदी लागत निकालनी है तो कुल बंदी लागत को मात्रा से भाग दें, इकाई से भाग दे देंगे। जैसे कि आपके सामने है, ये रेखा चित्र देखिए आप, ये सारणी है, आगे एक मात्रा है, फिर लागत है, TFC है। यहाँ TC की बात नहीं है, TFC की बात जो हमेशा बराबर रहती है। इनको इकाई से भाग दें तो ये आपकी आ जाएगी। इस तालिका से ज्ञात होता है कि इकाई का उत्पादन किया जाता है तो औसत लागत 10 है और इसके अलावा जब विपरीत इकाइयाँ 5 इकाई उत्पादन किया जाता है तो औसत बंदी लागत कम होकर के 2 हो जाती है और बंदी लागत उत्पादन में होने वाली वृद्धि के साथ साथ ये घटती जाती है, परंतु कभी भी यह शून्य नहीं होती।
ये इसका रेखा चित्र आप देख रहे हैं, जैसे जैसे कम होती जाएगी ये भी कम होती जाएगी। एवरेज फिक्स कॉस्ट रेखा चित्र में OX पर उत्पादन, OY पर मंदी लागत दर्शाएगी है। AFC रेखा औसत मंदी लागत वक्र को प्रकट कर रही है। यह रेखा दाहिनी की तरफ नीचे की ओर निरंतर झुकती जा रही है। औसत मंदी लागत वक्र को नीचे की तरफ गिरने की प्रवृत्ति स्पष्ट है कि यह उसको कहीं न कहीं अवश्य स्पर्श करेगा, परंतु ऐसा संभव नहीं है क्योंकि TFC वक्र कभी भी OX को नहीं छूता, क्योंकि मंदी लागतें कभी भी शून्य नहीं होती। ये उसका औसत को जरूर निकलेगा कुछ न कुछ। इस वजह से औसत मंदी लागतें निरंतर घटती जाती है, परंतु यह कभी शून्य नहीं होती। AFC वक्र का रेगुलेटर हाइपरबोला कहा जाता है। इसका अभिप्राय है कि AFC वक्र के किसी भी बिंदु के मूल्य को यदि हम उत्पादन की मात्रा के साथ गुणा करें तो गुणनफल जो प्राप्त होगा ठीक उतना ही होगा। गुणनफल किसी भी अन्य बिंदु पर उसके मूल्य को उत्पादन की मात्रा को से गुणा करके प्राप्त होता है। औसत परिवर्तनशील लागत क्या है या औसत परिवर्तित लागत? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट औसत परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत है। इसका अनुमान कुल परिवर्तनशील लागत को उत्पादन इकाई से भाग देकर लगाया जाता है, अर्थात औसत परिवर्तनशील लागत बराबर है कुल परिवर्तनशील लागत बटे में इकाइयाँ। अर्थात AVC निकालनी है तो आपने TVC को Q से भाग दे देंगे। इसकी ये रेखा चित्र है, आप देख रहे हैं। देखिए ये आपके सामने दिए हैं। यहाँ फिक्स कॉस्ट नहीं है, सिर्फ TVC दी हुई है और TVC को यदि इकाइयों से भाग दे रहे हैं तो वहाँ पर AVC निकल रही है। और ये AVC का यहाँ घटते प्रतिफल के यहाँ नियम लागू हो रहा है। ये और ये इसका चित्र है AVC का, जो U-कार का है औसत परिवर्तनशील लागत का। रेखा चित्र OX पर उत्पादन की मात्रा तो OY पर X की परिवर्तनशील मात्रा को प्रकट की गई है। AVC वक्र की आकृति अंग्रेजी के U-कार जैसी तरह आती है। पहले ये वक्र 6 इकाइयों तक नीचे की ओर गिर रहा है। इसका अभिप्राय यह है कि उत्पादन लागत मात्रा बढ़ने पर औसत परिवर्तनशील लागत कम हो रही है। 7वीं इकाई से यह वक्र ऊपर की ओर उठना आरंभ कर देता है। इसका कारण यह है कि घटते प्रतिफल के नियम लागू होना शुरू हो गया है। परिवर्तनशील लागत का U आकार का होना घटते बढ़ते अनुपात के नियम पर निर्भर करता है। किसी वस्तु के उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में औसत के परिवर्तनशील लागतें कम होती है, इसके बाद वे समान हो जाते हैं और फिर अंत में बढ़ने लगती हैं। इस वजह से इन परिवर्तनशील लागतों का आकार U आकार का होता है। औसत लागत U आकार की क्यों होती है? अब ये बात है, वाई इज द एवरेज कॉस्ट करो U शेप। पहले उस वक्र U आकार की होती है। इसका अभिप्राय यह है कि यह वक्र पहले नीचे की ओर गिरती है, इसके बाद एक न्यूनतम बिंदु पर पहुंचने के बाद फिर ऊपर उठने लगती है और औसत लागत वक्र U आकार की होने की व्याख्या निम्न बिंदु द्वारा की जा सकती है। नंबर 1 औसत मंदी लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का आधार। जो औसत लागत है AC वक्र, वह है औसत मंदी लागत AFC प्लस में AVC का जोड़ है। जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है औसत मंदी लागत घटती जाती है और औसत परिवर्तनशील लागत भी शुरू में कम होती है धीरे, इसलिए आरंभ में औसत लागत घटती जाती है। इसके बाद एक न्यूनतम बिंदु पर पहुंचकर फिर बढ़ना आरंभ कर देती है। नंबर 2 घटते बढ़ते प्रतिफल के नियम का आधार। उत्पादन प्रक्रिया में जब एक बंदे साधन के साथ परिवर्तनशील साधनों का प्रयोग किया जाता है तो बंदे साधन का अधिक कुशलतापूर्वक प्रयोग होने लगता है। इसकी वजह से कारक बढ़ते प्रतिफलन के नियम प्राप्त होते हैं। औसत लागत कम होने लगती है। एक सीमा के बाद साधन समान प्रतिफल और घटते प्रतिफलन के नियम लागू होने के कारण वजह से इकाइयों की उत्पादन लागत बढ़ती जाती है और इस वजह से औसत लागत वक्र ऊपर की ओर उठने लगती है। संक्षेप में उत्पादन के घटते बढ़ते या बढ़ती लागत का नियम लागू होने की वजह से औसत लागत वक्र U आकार की होती है। आंतरिक किफ़ायतें और बचतें और हानियों का आधार क्या है? एक फर्म को अल्पकाल में उत्पादन के प्रारंभ में कई प्रकार की आंतरिक किफ़ायतें प्राप्त होती हैं, जैसे तकनीकी किफ़ायतें, बिक्री संबंधी किफ़ायतें आदि। इनके कारण फर्म की औसत लागत कम होने लगती है। औसत लागत वक्र नीचे की ओर गिरता है, परंतु उत्पादन की एक सीमा के बाद फर्मों को आंतरिक हानियाँ जैसे प्रबंधन में कठिनाई, तकनीकी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसके फलस्वरूप औसत लागत बढ़ने लगती है और औसत लागत वक्र ऊपर की ओर उठना आरंभ कर देता है और U आकार का हो जाता है। आगे है कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉस्ट। सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट क्या है? किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो अंतर आता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। यह किसके बराबर होता है? यह TCn माइनस TCn-1 घटा देने पर यह प्राप्त होता है। यह इसका एक और भी फार्मूला है, MC = डेल्टा TC बटे डेल्टा Q। प्रयोगानुसार उत्पादन में एक इकाई की वृद्धि करने से लागत में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। उदाहरण के लिए 5 वस्तुओं के उत्पादन में कुल लागत 100 है और 6ठी इकाई वस्तु की इकाई करने से 115 रुपये खर्चा आता है, तो इसका मतलब 6ठी की सीमांत लागत
15 रुपये है, क्योंकि 115 में से यदि हम 106 इकाइयों घटा देंगे तो जो छठी इकाई 5 इकाइयों घटा दें तो छठी इकाई का मूल्य आ जाएगा। सीमांत इकाई की व्याख्या हम निम्नलिखित तालिका द्वारा कर सकते हैं। ये जो हमारे पास तालिका दी गई इसको बड़ा ध्यान से देखिए। पहले में आपकी मात्रा है, दूसरा में TFC है और तीसरे अगले में TVC है और कुल लागत है। ये हमें कुल लागत की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए पहले 10 है तो इससे पहले कुछ भी नहीं, इसलिए डैश आएगा। अगला हमारी तो 1 इकाई, क्योंकि शून्य पर कोई भी सीमांत लागत नहीं होती, सिर्फ बंदी लागत ही है, वहीं आपका खर्चा है। 1 इकाई लगाने से उत्पादन 20 हो जाता है, तो 20 में से हमारा ऊपर वाला 10 गया तो 10 बच गया। 2 इकाई लगाने से 28 हो जाता है, 28 में से 20 गया तो आपका 8 आ गया, यानी पिछली इकाई आप घटाते हैं आपका आ जाएगा। तालिका से स्पष्ट है कि पहली इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत 20 आती है, अतः पहली इकाई की सीमांत लागत 10 होगी। दूसरी इकाई तो 28 आती है, तो 28 में 20 की 8 होगी। इसी तरह अन्य इकाइयाँ भी सीमांत लागत ज्ञात की जा सकती है। आर में प्रत्येक अतिरिक्त इकाई लगाने से पहले घटती हुई सीमांत लागत प्राप्त होती है, परंतु उत्पादन की छठी इकाई से सीमांत लागत बढ़ना, ये पढ़ना नहीं है बढ़ना है, आरम्भ कर देती है। बढ़ना आरम्भ कर देती है। और इसका कारण घटते प्रतिफल के नियम या बढ़ती लागत का नियम है। ये आपके सामने इसका फार्मूला है सीमांत MC का चित्र है, ये आप ध्यान से देख सकते हैं इसको। जो जो पहले घटता है फिर न्यूनतम और फिर बढ़ना शुरू कर देती है। रेखा चित्र OX पर उत्पादन तथा OY पर OX सीमांत लागत को दिखाया गया है। R में सीमांत लागत वक्र नीचे की ओर गिरता है। इसका अर्थ यह है कि प्रति इकाई सीमांत लागत घट रही है, परंतु न्यूनतम बिंदु पर पहुंचने के बाद ये उठना आरम्भ कर देती है और यो कारक की हो जाती है। इसका कारण ये कि कारक के घटते प्रतिफल के नियम या बढ़ती लागत का नियम लागू हो जाता है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि सीमांत लागत केवल परिवर्तित लागत होती है, इसलिए सीमांत लागत का अनुमान कुल लागत के साथ साथ कुल परिवर्तन लागत के आधार पर भी लगाया जा सकता है, क्योंकि इसमें फिक्स लागत नहीं होती। मार्जिनल कॉस्ट MC बराबर TNC माइनस TNC, या मार्जिनल कॉस्ट बराबर MC बराबर TVCN माइनस TVCN-1, इन दोनों से ही लगाया जाता है। इसी तरह सीमांत लागत की सहायता से कुल प्रतिशत लागत का भी अनुमान लगाया जा सकता है, या कह सकते हैं TVC इक्वल टू सिग्मा MC। इसका अर्थ यह है कि यदि हम सभी सीमांत लागतों को क्रम में जोड़ते जाएं तो कुल प्रतिशत लागत प्राप्त हो जाएगी। औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध, ये प्रश्न इसका इंपॉर्टेंट है। औसत लागत और सीमांत लागत दोनों का अनुमान कुल लागत से लगाया जाता है। औसत लागत या सीमांत लागत दोनों को ही कुल लागत की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। औसत लागत का अनुमान उत्पादन की मात्रा से भाग देने पर लगाया जाता है, जैसे कि एवरेज कॉस्ट बराबर टोटल कॉस्ट बटे में Q। इसी प्रकार सीमांत लागत का अनुमान भी कुल लागत से लगाया जाता है। उत्पादन की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो अंतर आता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। अतः सीमांत लागत का ये सूत्र रहेगा TCN माइनस TCN-1। औसत लागत की घटने पर सीमांत लागत भी घटती है। औसत लागत घटने के साथ साथ सीमांत लागत भी घटती जाती है, और एक अवस्था में सीमांत लागत और औसत लागत आपकी अपेक्षा तेज़ी से कम होती है, अर्थात सीमांत लागत वक्र गिरने की अवस्था में औसत लागत वक्र का नीचे की ओर होता है। जब गिरता है तो देखिए इस प्रकार होता है इसका वक्र, MC नीचे है, AC ऊपर है, पर जब न्यूनतम हो जाता है तो एक दूसरे को ये काट देते हैं। औसत लागत वक्र बढ़ने पर सीमांत लागत भी बढ़ती है। जब ये गिरता है तो बढ़ती है, तो ये बढ़ती है। अब MC ऊपर है, पहले MC नीचे था, AC ऊपर था, और जब घट रहा था तो जब बढ़ रही है तो MC ऊपर है और AC नीचे। इसका मतलब है MC तेज़ी से ही बढ़ता है और फिर न्यूनतम बिंदु पर काट कर तेज़ी से गिरता है और न्यूनतम बिंदु पर काट करके AC को तेज़ी से ही बढ़ता है। रेखा चित्र स्पष्ट है कि लागत बढ़ने पर लागत बढ़ती है, परंतु सीमांत लागत में वृद्धि होती है। सीमांत लागत और औसत लागत वक्र एक दूसरे को न्यूनतम बिंदु पर काटती है। रेखा चित्र से ज्ञात होता है कि ये बिंदु उस लागत का न्यूनतम बिंदु है और ये सीमांत बिंदु वक्र से ई बिंदु पर काट रही है, परंतु ध्यान रखना है आवश्यक है कि सीमांत लागत का न्यूनतम बिंदु F औसत लागत की न्यूनतम बिंदु E से पहले आता है। ये देखिए ये चित्र आपका F पहले आया, इसका न्यूनतम बिंदु किसका MC का न्यूनतम बिंदु F है, और दोनों आपस में काट रही हैं E बिंदु पर। जब पहले दोनों F बिंदु से दोनों गिर रही थी पहले, और तेज़ गति से गिर रही थी, और जब MC तेज़ गति से ही E बिंदु पर काट करके इससे पहले उठ रही है। MC वक्र AC और AVC दोनों वक्रों को न्यूनतम बिंदु पर काटता है। ये देखिए दोनों न्यूनतम बिंदु पर काट रही है। MC है जो MC आपका AC और AVC दोनों को न्यूनतम बिंदु पर काट रही है, जहाँ पर कम से कम है वहाँ काट रही है।
कुल लागत सीमांत लागत वक्र के संबंध में, सीमांत लागत वक्र की गणना दो इकाइयों कुल लागत अंतर से द्वारा की जा सकती है। जबकि कुल लागत घटती दर से घटती है तो सीमांत लागत भी घटती है। जब कुल लागत में वृद्धि बंद हो जाती है तो सीमांत लागत न्यूनतम होती है। जब कुल लागत में बढ़ती दर से वृद्धि होती है तो सीमांत लागत भी बढ़ती है। दीर्घकालीन कुल लागत वक्र, चूँकि दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं इसलिए परिवर्तन लागतों और बंदी लागतों में कोई भेद नहीं होता। दीर्घकाल में सभी लागतें परिवर्तनशील होती है इसलिए दीर्घकालीन कुल लागत वक्र LTTC का आकार ठीक वैसा ही होता है जैसे अल्पकालीन कुल लागत वक्र का होता है। इसे हम एक रेखा चित्र द्वारा समझ सकते हैं। ये नीचे रेखा चित्र देखिए, ये आपका होगा, क्योंकि इसमें सारे दोनों एक जैसे TVC वर्गे होते हैं। इसमें कोई भी शिथिल परिवर्तन लागत है इसलिए इसमें शिथिल लागत न होने के कारण सेम ही होता है। अगर समय तत्व और लागत, इसमें 3 प्रकार का समय होता है। अति अल्पकाल, बहुत छोटा समय, बहुत कम समय में उत्पादन को बढ़ाना संभव नहीं होता। पूर्ति स्थिर रहने के कारण पूर्ति बेलोचदार होती है इसलिए इस बात का कोई महत्व नहीं रहता कि उत्पादन वस्तु को लाभ प्राप्त करता है या नहीं करता है। अल्पकाल समय की वह अवधि है जिसमें पूर्ति को केवल वर्तमान उत्पादन तक बढ़ाया जा सकता है, इसलिए फर्म को कम से कम परिवर्तन लागतें अवश्य मिलनी चाहिए। अल्पकाल में फर्म की कम होने से बंदी लागतों का घाटा तो उठा सकती है, परंतु कीमतें इतनी कम हो जाएं कि परिवर्तन लागत में घाटा होने लगता है तो उत्पादन को बंद कर देगी। इस अर्थशास्त्र में बंद बिंदु या शट डाउन पॉइंट भी कहते हैं। दीर्घकाल समय की अवधि है जिसमें पूर्णतया रोजगार होती है और उसे मांग के अनुसार कम या ज़्यादा किया जा सकता है। नई फर्में प्रवेश कर सकती है, पुरानी फर्में उद्योग छोड़कर जा भी सकती हैं। वर्तमान में नया प्लांट लगा सकती हैं क्योंकि सीमा ज़्यादा ना, समय की इस अवधि में फर्मों को कुल लागत मिलनी चाहिए, अन्यथा उसे उत्पादन बंद कर देगी। वास्तव में दीर्घकाल में सभी लागतें परिवर्तन लागतें होती हैं, इसलिए उत्पादक सभी लागतें नियंत्रित कर सकते हैं, अतः उन्हें कुल लागत अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। दीर्घकाल में सामान्य काल भी कहा जाता है। अंत में हम कह सकते हैं कि अति अल्पकाल बाजार काल में इस बात का कोई विशेष महत्व नहीं होता कि उत्पादक को लागत प्राप्त हो सकेगी अथवा नहीं, परंतु अल्पकाल में उत्पादक को कम से कम परिवर्तन लागतें अवश्य मिलनी चाहिए, अन्यथा वो अपना उत्पादन बंद कर देगी। दीर्घकाल में उत्पादन को पूरी लागतें होनी चाहिए। तो इसी के साथ आपका आज का टॉपिक ख़त्म। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा कमेंट, शेयर और लाइक करना ना भूलें और अपने दूसरे साथियों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। धन्यवाद, थैंक यू।